दोस्तों आज के वीडियो में हम मेजर रेलवे बेस्ड कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बजट से पहले रेलवे कंपनीज फोकस में आ जाती हैं और इसका रीजन सिंपल है। रेलवेज एक पब्लिक सेक्टर है और बजट के टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ अनाउंसमेंट, केपेक्स या पॉलिसी सपोर्ट रेलवे सेक्टर को मिलता है। इसी वजह से रेलवे कंपनीज में मूवमेंट और इंटरेस्ट बढ़ जाता है और यहाँ मैनिपुलेशन का स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे कंपनीज को फाइनेंशियल और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ कंपनीज का बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवेज की एक इंपॉर्टेंट पीएसयू कंपनी है और इसका बिजनेस सिर्फ टिकटिंग बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। आईआरसीटीसी का बिजनेस 4 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है: इंटरनेट टिकटिंग, केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म बिजनेस, रेल नीर। इन सब सेगमेंट से आईआरसीटीसी पैसा कमाता है। ये एसेट लाइट मॉडल है विच इज मोनोपोली प्लस रिकरिंग कैश फ्लो बेस्ड। अब चलिए फाइनेंशियल्स को थोड़ा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 4674 करोड़ था। इससे पहले FY24 में ये 4270 करोड़ था और FY23 में ये 3541 करोड़ था। यानी रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिख रही है। दोस्तों अभी 1 मिनट में मैं आपको एक काफी इफेक्टिव टूल से इंट्रोड्यूस करूंगा जहां आप अपनी रिसर्च बहुत ही डिटेल्ड तरीके से कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेट प्रॉफिट देखें तो FY25 में कंपनी ने 1314 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि FY24 में ये 1111 करोड़ था और FY23 में ये 1005 करोड़ था। यहाँ भी प्रॉफिट साइड पर काफी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। अर्निंग पर शेयर भी इंप्रूव हुआ है। FY25 में EPS 16.44 रहा, वहीं FY24 में 13.89 और FY23 में 12.57। मतलब शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स स्टेडली बढ़ रही है। कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर यानी BVPS अब 45.79 हो चुकी है और यहाँ भी पिछले सालों के कंपैरिजन में ग्रोथ दिखती है। अब ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। FY25 में ROE 35.89% रहा। स्टैंडअलोन बेसिस पर ये काफी स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। हाँ, अगर कंपेयर करें तो FY24 के 34.4% से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन FY23 के 40.58% के मुकाबले लगभग 5% की गिरावट भी देखी गई है। इसका मतलब ये है कि रिटर्न्स अभी भी अच्छे हैं, लेकिन पीक लेवल से थोड़ा नीचे आए हैं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज 0। मतलब कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, जो पीएसयू कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से सेल्स काफी स्टेबल रही है। नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल कंसिस्टेंट रहा है। सितंबर 2025 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 342 करोड़ रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 330 करोड़ था। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। कंपनी का पीई रेशियो लगभग 40.67 टाइम्स है, जो क्लियरली बताता है कि करंट प्राइस पर स्टॉक एक्सपेंसिव जोन में ट्रेड कर रहा है। अब एक नजर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। प्रमोटर्स के पास 62.4% स्टेक है, DIIs के पास 14%, FIIs के पास 7.27% और पब्लिक के पास लगभग 15% होल्डिंग है। ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग और स्टेबल लगती है, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से प्रमोटर स्टेक में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। अब चलिए टेक्निकल्स पर एक नजर डालते हैं। मई 2024 में IRCTC का शेयर लगभग 1138 के लेवल पर था। उसके बाद स्टॉक मार्च 2025 तक एक क्लियर फॉलिंग चैनल में रहा। मार्च 2025 से लेकर जनवरी 26 तक शेयर ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं गया और लार्जली ये साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो स्टॉक अभी भी बियरिश फेज में है। प्राइस लगातार लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 655 से 660 का जोन, जो पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता था। अब ये लेवल क्लियरली बियरिश हो चुका है और जो पहले सपोर्ट था वो अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर बजट की वजह से स्टॉक में शॉर्ट टर्म बाउंस आता भी है तो ऊपर जाते ही सेलिंग प्रेशर फिर से आ सकता है। अब इंडिकेटर्स की बात करते हैं। RSI अभी लगभग 28 के आसपास है, जो टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन होता है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक तुरंत ऊपर चला जाए। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में RSI काफी टाइम तक ओवरसोल्ड जोन में ही रह सकता है। MACD भी अभी क्लियरली नेगेटिव टेरिटरी में है, जो ये सिग्नल देता है कि अभी ट्रेंड रिवर्सल के कोई स्ट्रॉन्ग साइंस नजर नहीं आ रहे। इसीलिए सिर्फ बजट अनाउंसमेंट्स के चक्कर में इस स्टेज पर ब्लाइंडली डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। बेटर अप्रोच ये रहेगी कि पहले स्टॉक को थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए, ट्रेंड क्लियर होने का वेट किया जाए और उसके बाद ही कोई
इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाए। दोस्तों यहाँ मैं एक बात क्लियरली बता देता हूँ, अपनी रिसर्च के लिए मैं investing.com का इन्वेस्टिंग प्रो फीचर यूज करता हूँ। हम सबने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि अपनी रिसर्च खुद कीजिए, लेकिन सवाल ये है कि एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर अपनी रिसर्च कैसे करे? उसके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, कुछ ट्रस्टवर्दी टूल्स भी चाहिए होते हैं। सच बात ये है कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, हर रेशो को खुद कैलकुलेट करे। इसके लिए लोग किसी न किसी एडवांस्ड रिसर्च टूल का यूज करते हैं। investing.com पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल स्टॉक्स कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सारे रेलवे स्टॉक्स को एक साथ देख सकता हूँ और इजीली समझ सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक अंडरवैल्यूड है, कौन सा फेयर वैल्यूड है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ज्यादातर स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यू के आसपास आ ही जाते हैं और यहीं से आप कंपनी की ओवरऑल हेल्थ भी चेक कर सकते हो, जैसे गुड, ग्रेट या फेयर। इसके साथ साथ यहाँ आपको रिस्क बेस्ड रेशोज, रिटर्न बेस्ड रेशोज, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में मिल जाता है। और यहाँ एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है वॉरेन एआई। ये एआई सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसे किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, अर्निंग्स, न्यूज या चार्ट्स। जैसे मैंने यहाँ सिंपली पूछा, प्लीज एनालाइज IRCTC टेक्निकल एंड फंडामेंटल। सो जो एनालिसिस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्ट वही पिक्चर यहाँ भी दिख रही है। स्टॉक टेक्निकली बेयरिश है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ये जो डिस्कनेक्ट है, वॉरेन एआई ने इसको काफी क्लियरली एक्सप्लेन भी किया है। इसी तरह के टूल्स ज्यादातर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। और एक फीचर है प्रोपिक एआई। यहाँ एआई खुद रिसर्च करके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के हिसाब से स्टॉक्स पिक करता है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर कई स्ट्रैटेजीज हैं जो एक आम व्यक्ति ट्राई कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, आप लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजीज एज इट इज कॉपी भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए वॉरेन बफे स्ट्रैटेजी, बस कॉपी करो और वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉरेन बफे के ज्यादातर स्टॉक्स या तो अंडरवैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यूड है, जो बफेट का टिपिकल स्टाइल है। अब सवाल आता है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? दोस्तों जो चीजें बिल्कुल फ्री होती हैं, अक्सर वहां प्रोडक्ट आप खुद बन जाते हो। अच्छा रिसर्च टूल बनाने और उसे रन करने के लिए कंपनीज क्रोर्स का खर्च करती हैं। हाँ, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इन्वेस्टिंग प्रो लेते हो तो आपको काफी डिस्काउंट और बोनसेस मिल जाते हैं। और लास्ट में एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही किसी रिटर्न का प्रॉमिस है। ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और वो है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। सबसे पहले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 3,963 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल ये 3,646 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक मार्जिनल ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। FY24 में कंपनी का प्रॉफिट 333 करोड़ था, जो FY25 में बढ़कर 392 करोड़ हो गया है। अर्निंग्स पर शेयर EPS की बात करें तो FY24 में EPS 8.24 थी, जो FY25 में 9.08 रुपीस हो गई है। यानी अर्निंग साइड पर स्मॉल पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देखते हैं। ये FY25 में 13.87% रही, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी कम है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट ग्रो हुआ है लेकिन कैपिटल एफिशिएंसी पर प्रेशर दिख रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 है, जो लास्ट ईयर 0.21 था। यानी डेट लेवल कंट्रोल में है और थोड़ा सा इंप्रूव भी हुआ है। अब क्वार्टरली नंबर्स पर आते हैं। सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी की सेल 785 करोड़ थी। ये जून क्वार्टर से तो ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले काफी कम है। एग्जांपल के लिए सितंबर 2024 क्वार्टर में सेल्स 1009 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट सितंबर 25 क्वार्टर में सिर्फ 45 करोड़ रहा, जो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार गिरता हुआ दिख रहा है, एक्सेप्ट जून क्वार्टर जहां ये 31 करोड़ था। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का PE रेशियो लगभग 44.25 टाइम्स है, जो करंट अर्निंग्स के हिसाब से एक्सपेंसिव जोन में माना जा सकता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। प्रमोटर्स के पास लगभग 68% होल्डिंग है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। FIIs के पास 4.49%, DIIs के पास सिर्फ 0.75% और पब्लिक के पास लगभग 14.93% स्टेक है। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, DII होल्डिंग काफी कम है, जो इंस्टीट्यूशंस के लिमिटेड इंटरेस्ट को शो करता है। अब बात करते हैं जुपिटर वैगन के टेक्निकल चार्ट की। डेली चार्ट देखिए तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, स्टॉक अपने 700 रुपीज के टॉप के बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रहा है। ये लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जो क्लियर वीकनेस शो करता है। अभी स्टॉक 330 to 335 के जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। सपोर्ट की बात करें तो 300 to 310 का एक जोन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसी लेवल से रिसेंटली स्टॉक ने बाउंस लिया था और यहीं पर एक हैवी वॉल्यूम बाइंग भी दिख रही है। जनरली जनवरी के आसपास ऐसे बाउंसेस देखने को मिलते हैं, खासकर बजट एक्सपेक्टेशंस के कारण। अब चलिए इंडिकेटर्स को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले RSI। अभी RSI लगभग 45 के आसपास है। पहले RSI ओवरसोल्ड जोन में था, वहां से स्टॉक को बाउंस मिला। इसको एक पॉजिटिव सिग्नल मान सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है,
जब तक RSI 50 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते। अब MACD पर आते हैं। MACD में एक शॉर्ट टर्म बुलिश क्रॉसओवर जरूर दिख रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम धीरे धीरे वीक भी होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बाउंस हम देख रहे हैं वो ज्यादातर रिलीफ बाउंस हो सकता है, ना कि एक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। रुपीस 300 के आसपास एक अच्छा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला, जो बायर्स के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाता है, लेकिन रीसेंट कैंडल्स में वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ मूव को अभी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो जुपिटर वैगन्स अभी पुल बैक फेज में है। मेन ट्रेंड अभी भी वीक ही माना जाएगा। अगर स्टॉक 360 370 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तभी हम कह सकते हैं कि ट्रेंड में एक्चुअल चेंज आ रहा है। उससे पहले तक स्टॉक का मूवमेंट ज्यादातर 300 से 360 की रेंज में ही रह सकता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो अभी ये स्टॉक वेट एंड वॉच मोड में चल रहा है। चार्ट पर रियल स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट बात, आज हमने रेलवे सेक्टर्स की कुछ मेजर कंपनीज को बिजनेस, फाइनेंशियल और टेक्निकल के एंगल से देखा है। कहीं फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कहीं पे वैल्यूएशन और चार्ट प्रेशर में है। इससे एक चीज क्लियर होती है, मार्केट कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर कंपनी में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और रिस्क भी। स्पेशली बजट, न्यूज और सेक्टर हाइप के टाइम पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सिर्फ इसलिए बाई कर लेते हैं क्योंकि रेलवे स्टॉक है या बजट आ रहा है। दोस्तों, ये अप्रोच सबसे ज्यादा रिस्की होती है। अभी आपने खुद देखा कि IRCTC के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है लेकिन चार्ट वीक है। जुपिटर वैगन्स में नंबर्स इंप्रूव हुए हैं लेकिन ट्रेंड और वैल्यूएशन दोनों प्रेशर में है। इसका मतलब कंपनीज खराब नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का इशू है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूं कि ये वीडियो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बिना अपनी रिसर्च के कोई डिसीजन मत लीजिए। किसी कंपनी को एनालाइज करते वक्त हमेशा खुद से 3 सवाल पूछिए। कंपनी समझ आती है या नहीं, वैल्यूएशन जस्टिफाइड लग रहे हैं या नहीं, चार्ट सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर जवाब क्लियरली नहीं है तो वेट करना भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है। और हाँ, अपनी रिसर्च के लिए सिर्फ टिप्स पर डिपेंड मत रहिए। आज के टाइम में डेटा और टूल्स का यूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली investing.com का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, जहां आप स्टॉक्स कंपेयर कर सकते हो, फंडामेंटल्स, रेशियोज और वैल्यूएशंस एक जगह देख सकते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो जैसे एडवांस फीचर्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा प्रैक्टिकल एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट कौन सी कंपनी का एनालिसिस आप देखना चाहेंगे। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफेंस फोकस्ड कंपनीज का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।